अरे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से देखिए आप लोगों के सामने रीजनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सभी के सभी जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो आपके एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, आरपीएफ, बैंक और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ये पार्ट 75 इससे पहले पार्ट 74 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिए, या चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और उन सभी वीडियो में दोस्तों इन्हीं एग्जाम से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे सभी के सभी क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। हाँ, आपको बता दूं कि ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि आपका सीधा साधा क्वेश्चन होगा, नहीं। इसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको दोस्तों एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वेन डायग्राम हो गया, न्याय निगमन या सिलोजिज्म का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें मैंने हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन को रखा है। इजी लेवल के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ हार्ड लेवल के। बच्चे कहते रहते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन कराते हैं, तो अब मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ कि आपको इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल बढ़ता रहेगा। यहाँ पर कह रहे हैं यदि जू बराबर 2 तथा tan बराबर 8 तो वार बराबर क्या होगा। जू बराबर 2 दिया हुआ है, यानी इसके कहने का मतलब ये, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जू को 2 तथा tan को 8 लिखा जाए तो वार को क्या लिखा जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है। देखिए जू को 2 कैसे लिखा है, इसमें हमें नंबर का खेल है, नंबर का और कुछ है नहीं। जैसे A to Z अगर आपको 1 से लेकर 26 तक याद है सीरियल वाइज, A का 1, B का 2, C का 3, ये सीरियल वाइज अगर याद है, तो नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपकी रीजनिंग अधूरी है, ठीक, क्योंकि इसी पे आपका 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम में निपटा देंगे सेकेंडों में। दूसरी चीज़ आपका क्रम उल्टा, यानी कि उल्टे क्रम भाई याद होना चाहिए। जैसे A के अपोजिट Z होता है, B के अपोजिट आपका Y होता है, इस तरीके से आपका अपोजिट क्रम वाला भी याद रहेगा। तो अगर इतना याद है नहीं याद है तो इस टाइप के 20-25 क्वेश्चन कर डालिएगा तो याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, रटेंगे एग्जाम में भूल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। Z होता है जानते हैं 26 पे, O होता है 15 पे, O होता है 15 पे। मैंने सबकी नंबरिंग कर दी। अब इसके बराबर हमें लाना है 2, बट अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 15 दूना 30, 20 50, 6 56 आएगा, और हमें लाना है 2। मैटर फंस गया, 56 आ रहा है और लाना है 2। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 अंकों को जोड़ देते हैं, 56 के दोनों अंकों को, तो कहेंगे कि 11 आ गया, तब भी तो नहीं आ रहा है। फिर क्या करते हैं, इनके भी दोनों अंकों को, 1 और 1 को जोड़ करके 2 ज़बरदस्ती हम लाएंगे। कैसे ज़बरदस्ती, रीजनिंग में ज़बरदस्ती बहुत चलता है दोस्तों। ज़बरदस्ती पहले में लाएंगे, और जब ये ज़बरदस्ती जो जिस लॉजिक से आया है वही ट्रिक वही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी जो ज़बरदस्ती वाली ट्रिक है वो सही है कि नहीं, यानी tan बराबर क्या 8 आएगा कि नहीं इस ट्रिक से। देखिए T का 20 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है। हम सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 14 15 35 हो जाएगा। अब 35 के दोनों अंकों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। देखिए बिल्कुल सही है। यानी कब तक ऐड करते रहेंगे, जब तक की संख्या एक अंक में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे 11 थी, 2 अंक की थी, 2 जब हुई तो 1 अंक में हो, ऐसे 35 2 अंक में थी, उसको ऐड किया गया तो 8 आ गया। सेम काम वार में करना है सेम काम वार में करना है। तो वार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी W आप जानते हैं 23 है, A 1 है, R 18 है, सबको हम ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 8 1 9 9 3 12 को 2, और ये 1 2 1 3 1 4 42। 42 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन है, कह रहे यदि अक्षर एस से शुरू होने वाले, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, समझने में गलती की वजह से क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे देते हैं। कह रहे यदि अक्षर एस से शुरू होने वाले और शब्द माइजेंडर स्टैंडिंग, क्या है, माइजेंडर स्टैंडिंग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां तथा 13वें अक्षर का प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है। कह रहा है कि माइजेंडर स्टैंडिंग जो दिया हुआ है, इसका पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां और 13वां अक्षर अगर हम ले लें, उसको ले करके फिर जो है हम एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जिसका पहला अक्षर एस से शुरू हो, तो उस शब्द के मध्य का अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है ठीक। चलिए माइजेंडर स्टैंडिंग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 13वां अक्षर निकाल लेते हैं। तो पहला M है तो M को हम ले लेंगे,
दूसरा भी लेना है, दो भी आई ले लेंगे, तीसरा भी लेना है एस ले लेंगे, चौथा लेना है यू ले लेंगे। अब चौथे के बाद डायरेक्ट 10वें पे चला गया, तो 10वां देखिए कौन सा है, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 10वां टी ये ले लेते हैं। 11वां भी लेना है तो ए ले लेते हैं। अब उसके बाद 13 पे गया है, तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13वां डी है। अब कह रहा है कि जो ये हमने ले लिया है इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे, क्योंकि ये माइसोटैड जो बना हुआ है ना प्रोनाउंसिएशन इसका सही कर पाएंगे ना इसका कोई अर्थ निकलेगा। इसको हम बनाएंगे अर्थपूर्ण शब्द। इसके अल्फ़ाबेट जो अक्षर दिए हुए इसको हम इधर उधर क्रम में सेट करके बनाएंगे। और हिंट भी दे दिया है कि जिसका पहला अक्षर एस से शुरू, एकदम देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा है यदि अक्षर एस से शुरू होने वाले, तो इसमें क्या होगा, जो ये एस है वो पहले ही लग जाएगा। एस क्या होगा, इसमें से निकल के पहले नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए ये क्या बन रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इधर उधर इसको घुमाएंगे अपनी आँखों को, तो कुछ बनता हुआ दिखेगा जो जिसका अर्थपूर्ण शब्द होगा। तो इस वक्त आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट हो रहा है। अब क्रिकेट कहाँ पे होता है या फुटबॉल कहाँ पे होता है, आप कहेंगे स्टेडियम में, बस हो गया काम, आपका स्टेडियम बन गया। क्लियर। अब कह रहा है कि जब स्टेडियम बन गया है तो बीच वाला अक्षर, मध्य का अक्षर पूछ रहा है कौन सा होगा। तो सब स्टेडियम में 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं, तो 3 इधर से काट देंगे, 3 इधर से काट देंगे, बीच वाला हमारा मिल जाएगा डी, ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वो शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है, यानी कि इसमें से विषम शब्द निकालना है। पहला ऋग्वेद दिया हुआ है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और आपका चौथा आयुर्वेद। दो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कमेंट कीजिए। आप जानते हैं कि वेद जो होते हैं, वेद हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। वेद हमारे 4 हैं, ठीक, जिसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है। लेकिन अथर्ववेद आता तो है लेकिन एक वेद छूट रहा है, तो आप कहेंगे कि आयुर्वेद तो दिया हुआ है। आयुर्वेद नहीं होता है दोस्तों। आयुर्वेद तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ये भी बहुत पुराना है, 3000 साल पुराना है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा से रिलेटेड है। चिकित्सा पद्धति जो होती है आयुर्वेद की, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हुई है। आयुर्वेद इनसे भिन्न है, क्योंकि जो हमारा चौथा होता है वो होता है सामवेद, न कि आयुर्वेद। तो आयुर्वेद इसमें क्या हो गया, भिन्न हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट। समझ में आ गया। तो सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए इसमें हिंदी घुसेड़ दिया है तो कहीं इंग्लिश घुसेड़ देगा, तो कहीं जो है उठा करके मैथ डाल देगा, तो कहीं पर जो है जियोग्राफिया डाल देगा, तो कहीं हिस्ट्री डाल देगा। रीजनिंग यही करता है, रीजनिंग में हर टाइप के मिलेंगे। चलिए कहीं फिजिकली नॉलेज भी दे देगा, जैसे यहाँ पे है। कह रहा है कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आय दिया हुआ है, दूसरा प्रसिद्धि है, तीसरा शिक्षा दिया हुआ, चौथा रोजगार दिया हुआ है। अब बताइए कि हर चीज़ देखिए एक प्रक्रम में चलती है। हर चीज़, दुनिया की हर एक चीज़ एक प्रक्रम में चलती है दोस्तों। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, दिन रात का होना, या आप अगर आप कॉलेज जाते हैं तो घर सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना धोना, नाश्ता करना, उसके बाद कॉलेज जाना, तो हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है। तो इसी तरीके से ये जो बेस सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम में, ये क्रम में नहीं दिया, इसको क्रम में बनाएंगे कैसे, तो हमें समझना पड़ेगा जो ये दिए हुए हैं वर्ड वो क्या दिए हुए हैं। जैसे आय दिया हुआ, प्रसिद्धि, शिक्षा, रोजगार। तो आप जानते हैं कि रोजगार के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या आय के लिए, या मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें शिक्षा 3 नंबर। शिक्षित रहेंगे तो ही आपको रोजगार मिलेगा, 4 नंबर। जब रोजगार मिलेगा तभी तो आपको आय मिलेगी, इनकम होगी, पैसा मिलेगा, 1 नंबर। और जब पैसा हो जाएगा तो पावर होगी, और पावर होगी तो आप मशहूर होंगे, यानी प्रसिद्धि होगी, 2 नंबर। 3 4 1 2 ये हो गया है सही क्रम। 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन बी इज द राइट। अगला, अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। अब इसमें क्या कर दिया है कि फिजिक्स घुसा दिया है। क्या कर दिया, फिजिक्स को। कैसे, देखिए कह रहा है कि दर्पण का संबंध जैसे परावर्तन से है, वैसे ही जल का संबंध यहाँ पर किससे होगा। सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा, किसी चीज़ की दोस्तों थोड़ी सी भी डाउट नहीं रखने दूंगा आप लोगों के माइंड में। दर्पण परावर्तन, दर्पण का संबंध परावर्तन से कैसे है वो समझिए। परावर्तन होता क्या है, आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, अगर दर्पण रहेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएंगी। दर्पण में क्या होता है, जब दर्पण यहाँ पे आप देखते हैं कि दर्पण में क्या होती है, प्रकाश की किरणें जब चलती हैं तो दर्पण से टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। भले एंगल चेंज हो जाए वो अलग बात है, मतलब इधर से गई तो इधर वापस आ जाए, लेकिन जिस माध्यम से जाएंगी उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी, तो ये होता है परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस माध्यम में गए उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो दोस्तों दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक, क्या होता है, दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। अब जल के द्वारा प्रकाश का क्या होता है,
जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, हर चीज़ जानेंगे। अब जानेंगे कि जल में प्रकाश का क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जल है, प्रकाश की किरणें यूँ आ रही हैं, फिजिक्स की ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए कि ये आप अभिलंब खींच देते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। जब यहाँ पर प्रकाश की किरणें जल में आती है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। आप देखेंगे तो किसी चीज़ को अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो तिरछा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। क्लियर है, इतना आपको पता है। तो वही इसी प्रकाश के अब जानिए वो क्या चीज़ है, ये विचलित होना। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये होता है अपवर्तन। जल में प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन 4। तो दोस्तों उसी अपवर्तन के कारण ही चीज़ें जो है जल में थोड़ा तिरछी दिखाई देती हैं, यही कारण होता है। तो समझ में आ गया, दर्पण में परावर्तन होता है प्रकाश का और जल में अपवर्तन होता है। चलिए फिजिक्स की भी नॉलेज हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 749 864, 749 का संबंध 864 से, 525 का संबंध किससे होगा? फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। 749 864, 525 क्या है? देखिए 749 को अगर आप उठाते हैं, 864 को उठाते हैं, अगर इनका अंतर निकालते हैं, सपोज कीजिए अंतर निकाल लें, तो इधर वाले में से घटाएंगे इधर वाले को, तो 14 हो जाएगा। 9 5 14, ये 5 हो गए, एक बच्चा 115 आ रहा है। 115 यानी 749 में 115 जोड़ा गया है। ऐसी 525 में अगर 115 हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 5 5 10, 2 1 3 1 4, 5 1 640, 636 दिया हुआ है दोस्तों। 640 तो है नहीं, हमारा लॉजिक काम नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये 7 है, उसके बगल में 49 पढ़िए। 749 में पढ़िए, बल्कि 7 को अलग रखिए और 49 को अलग। 7 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 49 आएगा। अब हम क्या करेंगे? 7 + 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इस 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। वही काम सेम यहाँ पर हम करेंगे जो 525 दूसरा दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर करने पर आया 25। अब इस 5 में क्या करेंगे? जैसे 7 + 1 किए, यहाँ पर भी 5 + 1 करेंगे, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। स्क्वायर को ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ हमें 6 3 6 से मतलब है 636, ऑप्शन 2। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपका आंसर यही आया था। अगला, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 4 5 के ग्रुप में इसको बांट देते हैं। क्या? 3 4 5 के ग्रुप में कैसे बांटेंगे, कुछ इसका अंदाज भी तो होना चाहिए। वैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मतलब 3 में भी कभी कभी बांट देते हैं। कभी कभी होता है कि ये सारी लॉजिक ट्रिक फेल हो जाती है। 3 4 5 वाले भी एकदम अलग थलग होता है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ, वीडियो में देखेंगे तो मिलेगा। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ये लाइनिंग दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट गायब है। अब मिस है, उसी को हमें निकालना है। क्या आएगा? ये एक सीरियल में यानी साइक्लिक प्रोसेस की तरह घूमता है। जैसे ABC आ गया तो ABC इस तरीके से आएगा, या जो जिस तरीके का बन जाएगा उस हिसाब से ये घूमता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए BC है, उसके बाद AB है। अगर मैं इसको इस तरीके से बांट दूँ 5 5 के पार्ट में ऐसे, तो लास्ट में 2 बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बचेगा, रहने दीजिए। 5 5 के पार्ट में मैंने बांट दिया। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ A से, क्यों स्टार्ट A से किया? क्योंकि दूसरा B दिया हुआ है ऑलरेडी। ABC, देखिए ABC 3 बना, उसके बाद AB आ गया, यानी ABC बना और शुरू का AB यहाँ पर ला करके रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले को हम देखेंगे BC बना, इसका मतलब BCA होगा, तभी तो BCA, और शुरू का ये BC उठा करके लास्ट में रखेगा, उसी से ही सारी चीज़ें। अब ये लास्ट में CA है तो इसका मतलब यहाँ पर C रखेंगे तो CAB बनेगा, तभी लास्ट में ये CA उठा करके रखा होगा। देखिए ABC AB, BCA BC, CAB CA, अब लास्ट में आपका A रखेंगे, फिर वही घूम जाएगा, फिर यही वाला हिस्सा फिर घूमने लगेगा AB, और उसके बाद तो कुछ दिया नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए आपका बन चुका है, आपने फिल किया ABCA, यानी कि ABCA, ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगला देखते हैं, सीरीज़ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9 से 11 बनना है, 20 बनना है, 31 बनना है, उसके बाद क्या बनेगा बताइए। 9 बना, 11 बना, 20 बना, 31 बना, और उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद 82 बना। तो हम क्या करेंगे, इसके पैटर्न को देख लेते हैं। अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट करती रहिएगा। देखिए 9 से 11 बना हुआ है, +2 हुआ है। 11 से 20 बना हुआ है तो कहेंगे +9 हुआ है। 20 से 31 +11, और 31 से क्या बनेगा?
कुछ लॉजिक समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ लॉजिक समझ में आ रही है? मुझको तो एक लॉजिक समझ में आ रही। क्या? पहले 2 प्लस किया, फिर 9 प्लस किया, फिर 11 प्लस किया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस लॉजिक से न देख करके कुछ इजी बता दूँ आपको, इससे भी इजी। देखिए क्या किया गया है यहाँ पर। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 11। अब क्या किया गया, इस 9 और 11 को जोड़ करके अगला आया 20, अगला आया 20। अब इस 11 और 20 को देखिए, इन 11 और 20 को जोड़ करके अगला आया 31। यानी कि जिसके आगे वाला आ रहा है उसके पीछे वाले को उसमें ऐड करके आगे वाले को बना दिया गया है। इसी तरीके से 20 और 31 को ऐड करके इस आगे वाले को बनाएंगे तो आपको आएगा 51। क्या आएगा? 51। अब पुनः 31 और 51 को हम ऐड करके बनाएंगे आगे वाला तो 82 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि आया हमारा क्या आंसर? 51। ऑप्शन बी इज द राइट। ये बिल्कुल ईजी था, इस टाइप से जो लॉजिक मैंने बताया। नेक्स्ट, अब इसको कीजिए। देखिए इसमें भी मिसिंग संख्या निकालनी है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक सीरीज टाइप सोचेंगे। जैसे 4 से 10 बना, 10 से 20, 20 से 34 से 52, यहीं तक हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आगे का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहीं से लॉजिक ढूंढ लेते हैं। जैसे 4 से 10 कैसे बन सकता है? आप कहेंगे 4 में 6 जोड़ेंगे 10 बन जाएगा। 10 से 20, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 भी बन जाएगा। 20 से 34 बनाना है तो आप कहेंगे 20 में 14 जोड़ेंगे तो 34 बन जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, 34 से क्या बनाना है? 52, तो 34 में 18 जोड़ेंगे तो 52 बन जाएगा। अब 52 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा मिसिंग संख्या आएगी? मेन प्रॉब्लम यही है हमारी। तो देखिए पहले हमने 6 को जोड़ा, फिर 10 को जोड़ा, फिर 14 को जोड़ा, फिर 18 को जोड़ा। 21 टाइप से बढ़ रहा है आगे। आप देखेंगे 6 को जोड़ा, उसके बाद 10 को जोड़ा, यानी +4 करके 10 आ गया। फिर 10 में +4 किया गया तो 14 आ गया। फिर 14 में +4 किया गया तो 18 आ गया। यानी +4 कर करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पे 18 है तो नेक्स्ट क्या करेंगे, +4 यानी 22 इसमें ऐड करेंगे तो 2 2 4 यानी 74 आ जाएगा। बस हमारा आंसर हो चुका है, आगे कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन बी। और ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब आ गए हम अगले पैटर्न पे, अगले पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इनको हम एक दूसरे से जोड़ेंगे कड़ियों द्वारा। कैसे? देखिए कह रहा है कि संजय करण का पुत्र है। क्या कह रहा है कि संजय, देखिए कह रहा है कि संजय जो है वो करण का क्या है? पुत्र है। चलिए ठीक है, करण का पुत्र है। करण की बहन शीला का एक पुत्र मोहित है। करण की बहन शीला, कह रहा है इस करण की एक बहन है। क्या है? बहन है जिसका नाम क्या है? शीला है। उसका एक पुत्र है। इस शीला का क्या है? एक पुत्र है। एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? मोहित है। मोहित है तथा पुत्री सीमा भी है, और साथ साथ इसकी एक पुत्री भी है। क्या है? पुत्री है जिसका नाम सीमा है। आगे कह रहा है कि पवन मोहित का मामा है। पवन कह रहा है, पवन नाम का कोई बंदा है, पवन इस मोहित का कह रहा है कि मामा है। अब पवन जो है मोहित का मामा है तो सीमा का भी मामा होगा। सीमा का मामा है तो शीला का क्या होगा? भाई होगा। शीला का भाई होगा कि नहीं? क्योंकि सीमा और मोहित की माँ शीला है और शीला का पवन क्या होगा? भाई होगा। तभी तो सीमा और मोहित का दोनों का ये मामा पवन लगेगा। चलिए, जब इसका भाई है किसका? शीला का, और शीला जो है करण की बहन है, तो दोस्तों ये पवन जो होगा क्या इस करण का क्या लगेगा? अब बताइए मुझको, इसका भी भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत अब पूछ क्या रहा है कि संजय मोहित से किस प्रकार संबंधित है। संजय जो है मोहित का क्या लगेगा? अब चूंकि आप यहाँ से सोचिए, मान लीजिए करण आपके पिता हैं, करण आपके पिता हैं, संजय आप हैं, संजय पुत्र है करण का, यानी कि आप समझिए संजय हैं, आप करण के क्या हैं? पुत्र हैं। और दोस्तों ये पवन जो है, पवन इस करण का क्या है? भाई है। तो वही पूछ रहा है कि मोहित से किस प्रकार संबंधित है। संजय मोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो इस पवन से मतलब हमें नहीं रखना है, बल्कि हमें मोहित से मतलब रखना है। इस मोहित का इस संजय से रिलेशन पूछ रहा है। तो आपकी ये करण आपके पिता हैं, तो शीला क्या करण की बहन है, यानी आपके पिता की बहन आपकी क्या लगती है? फटाक देना बताइए मुझको। आप कहेंगे फूआ लगती है। और ये शीला आपकी फूआ जब हो गई तो फूआ का ये क्या है? बेटा मोहित है। फूआ का जो बेटा मोहित होगा, यानी कि तो वो आपका क्या लगेगा? भाई लगेगा, लेकिन सगा भाई नहीं लगेगा। सगा
भाई नहीं लगेगा दोस्तों, वो कजिन लगेगा, या तो उसको चचेरा या ममेरा भाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ममेरा ही ठीक रहेगा, चचेरा ठीक नहीं रहेगा। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके करण आपके पिता हैं, उनकी बहन शीला है, शीला का बेटा मोहित है। तो दोस्तों शीला आपकी फूआ लग रही है, फूआ का बेटा जो मोहित है, आप चूंकि संजय हैं तो संजय यानी आप और मोहित क्या होंगे? भाई होंगे, सगे नहीं होंगे, कजिन होंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कड़ियाँ जोड़ेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे, वरना आपका दिमाग इतना कंफ्यूज में पड़ जाएगा कि कभी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए इधर पूरब, दाएं पश्चिम, बाएं पश्चिम, दाएं पूरब, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। ठीक, अब थोड़ा सा बीच वाला बता देता हूँ। ये उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। ये होती है दिशाएं 8। बस इसी पे पूरा आपका दिशा दूरी खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन क्या करें? एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की बात कर दिया तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो दक्षिण पश्चिम दिशा आप जानते हैं कि ये है, ठीक। मान लीजिए लड़के का घर है, लड़का घर से निकल रहा है और दक्षिण पश्चिम दिशा में कह रहा है कि 4 किलोमीटर चलता है। ये ब्लू कलर वाला 4 किलोमीटर चला है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ता है। जब इधर जा रहा है दक्षिण पश्चिम की, तो दाईं ओर मुड़ेगा। तो अपने दिमाग में बैठाइए किधर मुड़ेगा? आप कहेंगे कि इधर मुड़ेगा। तो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका स्कूल होगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि उसके घर से उसके स्कूल किस दिशा में है? उसके घर से, घर यहाँ पर ऑलरेडी आप जान चुके, ये आपका घर, उसका घर था और ये स्कूल है। अब यही दिशा पूछ रहा है, ये वाली दिशा पूछ रहा है। तो आप जानते हैं वो दिशा पश्चिम दिशा है, क्योंकि मैं पहले ही पूरी दिशा और दूरी का ज्ञान नीचे दे चुका हूँ। पश्चिम, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब आप कहेंगे कि कैसे सेम टू सेम, ये 4 था ये 3 था, तो ये कैसे इस लाइन पे हमारा आकर के सटीक बैठ गया है? तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये 4 है ये 3 है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका समकोण है, समकोण त्रिभुज एक कड़ा का काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये सीधी भुजा बन जाएगी, क्योंकि जब तक ये सीधी नहीं बनेगी तब तक ये समकोण को वो जो है जो क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कंफर्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये 4 है, 3 मैंने कैसे कह दिया? ये समकोण है, चूंकि ये जब दिशा घूमेंगे तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री ही घूमेंगे। यहाँ से जब घूमेंगे ये तो 90 डिग्री घूमेंगे। और वैसे भी कड़ बराबर आप जानते हैं कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 4 चौको 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी अगर वैल्यू पूछता, इसका मान पूछता, यानी दूरी पूछता कि घर से ऑफिस की दूरी यानी घर से स्कूल की दूरी, तो दोस्तों 5 किलोमीटर हो जाती है। ये भी निकालने का तरीका मैंने बता दिया। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालते हैं। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है? चलिए अगला। अब इस क्वेश्चन को हम इजीली करेंगे, कई सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन सबसे जो सिंपल सा तरीका उसी तरीके से हम करेंगे। कह रहा है बी का भार सी के भार से 2 गुना है। कह रहा है कि बी का जो भार है वो सी के जो भार है उससे 2 गुना है। क्लियर? कह रहा है सी का भार डी का 1/3 है। कह रहा है सी का जो भार है वो डी के भार से 1/3 है। आगे कह रहा है डी का भार एफ का 4 गुना है। कह रहा है डी का जो भार है एफ के भार से क्या है? 4 गुना है। आगे कह रहा है एफ का भार ई के भार से 1/3 है। कह रहा है कि एफ का जो भार है ई के भार से 1/3 है। आगे क्या कह रहा है कि सी का भार, कह रहा है सी का भार बी डी ई एफ में कितने व्यक्तियों के भार से अधिक है। यानी जो ये सी का भार कह रहा है कि बी डी ई एफ इन चारों में कितने व्यक्तियों से सी का भार अधिक है, उसका सिंपल सा यही तरीका है कि इन्हीं समीकरणों से हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर पहले देखिए b बराबर 2c है, b बराबर 2c है, तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा? 1/2b होगा कि नहीं? अगर हम 2 को पक्षांतर करें बटे में जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ? जो c का भार है वो b के भार का आधा है। c का जो भार है वो b का भार का आधा है, तो क्या c का भार b के भार से अधिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहले ही कह रहा है ये समीकरण कि c का जो भार है b के भार का आधा है, यानी c का भार b से कम है, तभी तो ये समीकरण बता रहा है। तो यानी कि b से c का भार अधिक नहीं है, तो b वाला ख़त्म कीजिए। एक एक को ऐसे ही हम चेक कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखते हैं c बराबर 1/3d वाले में c बराबर 1/3d है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि c का जो भार है d का 1/3 है। तो यहाँ से ये फाइनल हो चुका है कि c का भार जो है
डी से यहाँ पर भी कम है, यानी कि यहाँ पर सी का भार हमें सिर्फ अधिक वाला निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर भी डी का भार अधिक निकला सी से, तो इसको भी हम कट कर देंगे। क्लियर। अब चलिए एफ और ई वाला कैसे निकालेंगे। अब डी की वैल्यू 4f को हम इसी समीकरण में ला करके रख देंगे। डी बराबर 4f, तो 4f बटे में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसको अगर पक्षांतर कर लेते हैं तो 3c बराबर 4f के हो जाएगा, यानी 3c का भार 4f के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता ये चल गया कि c का भार f से ज़्यादा होगा। c का भार, क्योंकि 3 आदमी 4 औरत के बराबर दिखा रहा है, तो आदमी मजबूत होंगे कि नहीं होंगे। 3 आदमी 4 औरत, यानी 3 आदमी का काम जो है 4 औरत के बराबर, एक तरीके से ऐसे समझिए, या 3 वैसे ही डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। तो ये 3c जो है 4f के जब बराबर है तो मजबूत कौन है, c ही मजबूत है। तो यानी कि f से क्या हो गया, f से c मजबूत निकल गया, यानी कि c का भार f से ज़्यादा निकल गया। अब e वाला भी चेक कर लेते हैं क्या वो भी सही है कि क्या है। तो f e वाला मान भी इसी में रख देंगे, इसी में। तो यहाँ पर दोस्तों f की वैल्यू 1/3 रखेंगे, तो 3c बराबर 1/3, चूँकि 4 ऑलरेडी है, 4/3 e हो जाएगा। क्लियर। अब इस 3 को इधर लाइए, इधर ले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी ला देंगे तब भी ठीक है। तो इधर लाएंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, 4/9 e हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो e जो है c की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। कहाँ से, देखिए 9 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि c का जो भार होगा यहाँ पर e से भी कम होगा, e से कम हो जाएगा। तो दोस्तों e वाला भी हम काट देंगे। सिर्फ f से क्या है, c का भार अधिक है, तो यहाँ पर a b c d के रूप में नहीं दिया हुआ ऑप्शन, बल्कि 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या के रूप में दिया हुआ है। तो सिर्फ f से ज़्यादा है, यानी एक बंदे से ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में पूर्व की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। आप जानते हैं कि पूरब इधर है, तो 5 व्यक्ति को इधर ऐसे बैठाएंगे तो दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, इसलिए कि दिशा दाएं और बाएं में कंफ्यूज कर जाएंगे। तो फिर करें क्या, मैं बता रहा हूँ उसका भी सॉल्यूशन। मान लीजिए पूरब की ओर कह रहा उन्मुख है, पूरब आपका इधर होता है, ठीक। तो पूरब की ओर मैंने बनाया ये वाला डायग्राम, तो इसमें दिक्कत हो गई। तो क्या करते हैं, इसको हम रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पूरब यहाँ पर आ जाएगा और उत्तर यहाँ पर आ जाएगा और पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा और दक्षिण यहाँ पर आ जाएगा। अब इस डायग्राम को हम मान करके चलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कंफ्यूज मत करिएगा कि आंसर गलत आएगा, नहीं, 100% सही आएगा। ये तरीका बहुत बेस्ट है, इससे क्या होगा, दाएं बाएं में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलिए अब मान लीजिए कि पूरब की तरफ उन्मुख है, तो इस तरीके से उन्मुख होगा। जब ये ऊपर की तरफ ये हो जाएगा मुख, तो दोस्तों समझिए जो आपका दायां है इनका दायां होगा, जो आपका बायां है इनका बायां होगा, बस इतना समझिए। तो दायां इधर लिख लेते हैं, यानी जिधर आपका दायां है उधर इसका भी दायां, जिधर आपका बायां है उसका भी बायां। अब चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है वाई एक्स के बाईं ओर है। कह रहा है कि वाई जो है वाई एक्स के बाईं ओर है, वाई तो एक्स का बायां, देखिए जिधर बायां उधर दिखा देंगे। वाई क्या है, एक्स के बाईं ओर है। आगे कह रहा है डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। डब्लू कह रहा है डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, यानी कि जेड इधर रहेगा, डब्लू इसके दाईं ओर होगा। लेकिन अभी इसको यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी पोजीशन सही नहीं सेट हो रही है। तो इसको अभी बाहर ही यहाँ पे बैठा रहेंगे, कहेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तुम दोनों की तो मैं बुला लूँगा, अभी वहीं पे बैठे रहो। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में और क्लियर होगा, तब इसको हम ला करके सेट करेंगे। आगे कह रहा है वी एक्स के दाईं ओर बैठा है। कह रहा है वी एक्स के दाईं ओर, एक्स का दाएं इधर है, तो वी कह रहा है कि एक्स के दाईं ओर बैठा है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है तथा डब्लू वाई के बाईं ओर बैठा है। कह रहा है कि डब्लू वाई के बाईं ओर, वाई का बाईं ओर इधर है और इधर कह रहा है डब्लू बैठा है। अब इसको हम सेट करेंगे जेड और डब्लू वाला, तो जेड को यहाँ पर रखेंगे तो दोस्तों जेड और डब्लू वाला भी सेट हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे कह रहा है यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो बिल्कुल पंक्ति के बाईं छोर पर जेड बैठा है। तो कह रहा है बीच में कौन बैठा है, बीच में देखिए कौन है, वाई बैठा है कि नहीं बैठा है। 5 व्यक्ति थे, पाँचों को हमने बैठा दिया, बीच में वाई निकला, ऑप्शन सी इज़ द राइट। कितना शानदार क्वेश्चन और कितने शानदार तरीके से सॉल्व किया गया। दिस गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कह रहे यदि प्लस ए को दर्शाता है, माइनस के को दर्शाता है, भाग ई को दर्शाता है, इक्वल्स टू एस को दर्शाता है, ग्रेटर आर को दर्शाता है, लेस बी को दर्शाता है तथा गुणा बी को दर्शाता है, तो निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। यानी करेंगे क्या, इस ऑप्शन से ही सारे मैटर को सॉल्व करेंगे। एक एक को लेंगे, पहले वाले को लेंगे ऑप्शन को, और जो जिसके बदले कहा है संख्या को तो लिख लेंगे। जैसे 18 दिया हुआ है तो 18 हम लिख लेंगे। ई दिया हुआ है तो कह रहा है ई किसको दर्शाता है, कह रहा है भाग ई को दर्शाता है, तो ई की जगह हम भाग लिख देंगे। उसके बाद 3 दिया हुआ है, 3 को भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, एस है, एस किसको दर्शा रहा है, बराबर को एस दर्शा रहा है, बराबर बना देंगे। उसके बाद 6 को भी लिख लेंगे,
6 है। अब ए आ गया फिर, तो ए किसको दर्शा रहा है, प्लस को दर्शा रहा है, प्लस लिख लेंगे। उसके बाद 8 है, 8 को यूं ही लिख लेंगे। और दोस्तों 8 के बाद ई आ गया, और ई किसको दर्शा रहा है, भाग को दर्शा रहा है। उसके बाद 4 है, 4 लिख लेंगे। उसके बाद के आ रहा है, के किसको दर्शा रहा है, माइनस को माइनस लिखेंगे और 12 लिख लेंगे। अब बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले कह रहा भाग, तो इधर लेफ्ट वाला भाग देंगे, तो 3 छक्का 18 बराबर बना लेंगे ये वाला। और उसके बाद इधर भाग देंगे, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा। और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों माइनस आपका 4 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। तो 6 बराबर -4 हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। तो आपका ये गलत हो गया, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं दूसरे की तरफ। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, 18 लिखेंगे। अब ई दिया हुआ है, ई भाग को दर्शाता है, भाग बनाएंगे, 3 लिखेंगे। फिर के आ गया, के माइनस को दर्शाता है, माइनस लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर दोस्तों ए आ गया, ए किसको दर्शा रहा है, देखिए प्लस को दर्शा रहा है, प्लस बनाएंगे। और उसके बाद 8 को लिखेंगे। फिर ए आ गया, ए की जगह प्लस लिखेंगे। फिर दोस्तों क्या है, 4 है। फिर एस आ गया, एस बराबर है 12 के। अब इधर का हम लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करके देखते हैं क्या 12 आएगा कि नहीं। तो समीकरण संतुलित हो जाए। पहले भाग देंगे, 3 छक्का 18 हो जाएगा, -6 + 12। अब ये -6 + 6 कट जाएगा, तो ये जो है 12 बचेगा, और इधर भी 12 बचेगा। बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए अगला। अब ये क्या है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात 2 संबंधी 3 था। कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4 साल पहले 2 संबंधी 3 का था, और 4 साल बाद यह अनुपात 5 संबंधी 7 का हो गया। कह रहे हैं कि 4 साल बाद यह अनुपात 5 संबंधी 7 का हो गया। तब ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, क्या होगी। चलिए अब यहाँ से समझते हैं। देखिए दोस्तों, 4 साल पहले 2 संबंधित 3 था, 4 साल बाद 5 संबंधित 7 हो गया। यानी सपोज कीजिए, मान लें 2024 चल रहा है, तो 4 साल पहले का मतलब 2020 की बात कर रहा है, ये 2 संबंधित 3 का अनुपात था। और 4 साल बाद का मतलब इस 24 में अब 2 4 जोड़ेंगे, न कि 2020 में। तो 2024 में जोड़ेंगे 2028, यानी कि 2028 में अनुपात 5 संबंधित 7 का हो गया। यानी इसमें कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 2020 और 2028 में आप कहेंगे कि 8 साल का। 8 साल के अंतर में इनका अनुपातिक मान कितना का फर्क पड़ गया, 2 संबंधित 3 से 5 संबंधित 7 का हो गया। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस वाले से सॉल्व करेंगे। अनुपातिक पहले अंतर निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए 7 और 5 क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका कहेंगे 15 हो जाएगा, और 7 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, और इनका अंतर निकालेंगे। अनुपातिक मान, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हम आयु वाला भी निकाल लेंगे। आयु वाला निकालने के लिए 4 वर्ष बाद वाले का अंतर निकालेंगे। यहाँ पर 7 में से 5 को घटाएंगे, और दोस्तों ये 8 साल की बात हो रही है, तो ये 8 साल का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ये अनुपातिक अंतर जो आया वो 1 आया है, यानी 1 यूनिट का मान कहिए, या 1 अनुपातिक मान बराबर कितना आ रहा है। देखिए 7 में से 2 घटाएंगे, 2 8 दूना 16। 1 अनुपात का मान दोस्तों 16 आ गया है। 1 अनुपात का मान 16 आ गया है। तो क्या कह रहा है कि तब ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की जो है 4 साल पहले का अनुपात कितना है, 2 है। तो 1 अनुपात का मान 16, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं, ये जो 32 आया है ये 4 साल पहले का अनुपातिक मान था 2। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तब तो ये प्रेजेंट टाइम होगा। ये तो 4 साल पहले की आयु आई है 32, तो 32 4 36 हो जाएगा। ये प्रेजेंट टाइम में एक ही आयु है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मजा आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये घड़ी का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। वो सब नहीं, ये मत सोचिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब वाला है या फिर जल प्रतिबिंब वाला, ऐसी कोई बात नहीं। एकदम अलग थलग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते हैं, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि चुटकियों में चुटका देंगे। कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच का समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में इंगित करती हैं। 3 और 4, घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब इंगित करेंगी? आप जानते हैं कि एक दूसरे के विपरीत तभी होंगी जब इनके बीच 180 डिग्री का कोण होगा। ऐसे होंगी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि आधे घंटे के डिफरेंस पर समझिए 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब तुमकी 3 और 4 बजे के बीच कह रहा है कि घड़ी की सुइयां घंटे और मिनट वाली कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो आप जानते हैं कि 3 यहाँ पर बजेगा तो 3 ये होगा, और इसके विपरीत का मतलब ये 9 पर होगी तब होगी। ठीक, ये कंडीशन बन सकती है। लेकिन दोस्तों अगर 3 बज के 45 मिनट होगा तो ये मिनट वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, और घंटे वाली सुई तो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस टाइप से कुछ रहेगा, तब ना एक दूसरे के विपरीत होंगे, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि 3 बज के 45 मिनट पर बन जाएगा, कतई नहीं बनेगा। क्योंकि 3 बज के 45 मिनट पर घंटे वाली सुई 3 पर रुक ही नहीं सकती। दिमाग लगाइए। तो उसी प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे वो सॉल्व होगी। देखिए वो कैसे सॉल्व होगी, ये तरीका है। आप जानते हैं ये 12 है,
ये 1 है, ये 2 है, इसी में बस हम निपटा देते हैं। अगर 1 बजेगा तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी, घंटे वाली सुई 1 पर होगी। क्लियर है। अगर 2 बजेगा तो घंटे वाली सुई तो 2 पर आएगी, मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर घूमेगी, यानी घंटे वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी। 1 से 2 बजेगा तो 5 मिनट की दूरी तय करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन जो मिनट वाली सुई होगी वो पूरी 60 मिनट की दूरी, पूरा 1 चक्कर लगेगी, यानी 60 मिनट की दूरी तय करेगी। यानी कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना अधिक दूरी तय कर रही है, आप कहेंगे कि 55 मिनट। क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई 60 मिनट की दूरी तय कर रही है, घंटे वाली 5 मिनट की, तो मिनट वाली सुई 55 मिनट अधिक दूरी तय कर रही है कि नहीं। कितने घंटे में? 1 घंटे में, या कह सकते हैं 60 मिनट में। कितने में? 60 मिनट में। तो हम 1 मिनट में देखेंगे कि ये जो मिनट वाली सुई है कितना अधिक दूरी तय कर लेती है, तो 60 बटे में 55 कर लेंगे, यानी 12 बटे में 11। अब ये दोस्तों 1 मिनट का निकला हुआ है कि इतनी अधिक दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर जानते हैं कि जब 3 बजेगा तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी या घंटे वाली सुई 3 पर होगी। अब कब एक विपरीत होगी? जब ये पूरा घूम करके मिनट वाली सुई 45 पर जाएगी, यानी 45 मिनट की दूरी जब तय करेगी, तभी तो जो है 3 और 4 की बात कर रहा है, तो तभी तो विपरीत होगी। घड़ियाँ, घंटे और मिनट वाली सुई जो एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी 45 मिनट की दूरी जब तक तय नहीं करेगी तब तक एक दूसरे के विपरीत होगी नहीं। तो 1 मिनट में 12 बटे में 11 की दूरी तय कर रही है, तो 45 मिनट में हम निकाल लेंगे। तो कुछ करना नहीं है, 12 बटे में 11 गुणे 45 बस कर देना है। अब दोस्तों ऊपर का गुणा कर लीजिए, 12 पंडे 60, 12 चौको 48, 48 6 54, 540 बटे में 11, सही बटे में तोड़ देते क्योंकि आंसर सही बटे में दिया हुआ। तो 11 चौको 44 हो जाएगा, और ये 10 बचा, 11 99, 1 बटे में 11, 49 से 1 बटे में 11 क्या आया? ये मिनट आया। तो हमें 3 और 4 बजे के बीच निकालनी है, तो ये घड़ी की सुई 3:49 से ही, यानी 3 को आगे हम ऐड कर देंगे। 3:49 से 1 बटे में 11 जब बचेगा, 3:49 से ही 1 बटे में 11 जब बचेगा, तो दोस्तों मिनट और घंटे की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। कब? 3 और 4 बजे के बीच की बात हो रही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट। हर क्वेश्चन दोस्तों एकदम अलग लेवल का मज़ेदार होने वाला है। नेक्स्ट कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब का सिंपल सा लॉजिक ट्रिक होती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर P है, इसका दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट ये घूम जाएगा, यानी ये होगा। अगर यहाँ पर 2 हैं तो ये दोनों पहले घूमेंगे, यानी पूरा वर्ड कह सकते हैं घूमेगा। तो ये आपका पहले तो PT हो जाएगा, PT, और साथ साथ ये आपस में भी घूमेंगे, यानी कि इस तरीके से T घूमेगा तो T ही ऐसा ही रहेगा, तो PT ये हो जाएगा। यही तरीका होता है। अब इसका हमें निकालना है दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों क ऐसे है, क का दर्पण प्रतिबिंब जब घूमेगा तो क्या होगा? ये वाला जो है इधर आ जाएगा, और ये गोल वाला इधर चला जाएगा। ठीक, ये एक चीज़ बनेगी। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका घूम करके, ये मान लीजिए कि इस तरीके से था, तो ये इस साइड आ जाएगा। किस साइड? इस साइड ऐसे आ जाएगा। और ये जो एरो नीचे दिख रही है, ये क्या होगी दोस्तों? घूम करके ऐसे घूम जाएगी, इधर मुंह हो जाएगा, इधर से इधर। ये सारी चीज़ें क्या होती है? घूम जाती हैं लेफ्ट टू राइट। अब ऐसा देखिए कौन सा फिगर बना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट। चलिए एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन। कह रहा है कि T12 और 34 P89 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो TOP, पहले इसको देखिए दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा। अभी मैंने बताया क्या होगा, पहले पूरा चेंज होगा लेफ्ट टू राइट, यानी POT होगा। और साथ साथ ये अपने आप में भी लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएंगे, यानी P घूमेगा ऐसा हो जाएगा, O घूमेगा तो ऐसा ही रहेगा, T भी घूमेगा तो ऐसा ही होगा। ये आपका हो गया POT। अब यहाँ पर जो ये नंबर दिए हुए हैं सबके, वो भी क्या होंगे? आपस में चेंज हो जाएंगे। चेंज होंगे तो यह 89 जो है 89, ये क्या होगा? 98 होगा। और साथ साथ ये भी आपस में, यानी 9 और 8 ऐसे बन जाएगा। क्या? 9 और 8 ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही दोस्तों आपका टोटल चेंज होगा, यानी 4 जो है कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और 3 इस उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। देखिए अब इसको ऑप्शन से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो O34 पूरा का पूरा सीधा है, गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए तो T12 पूरा का पूरा सीधा है, गलत। अब यहाँ पर तीसरे में देखते हैं तो P89 पूरा का पूरा सीधा, ये भी गलत हो गया। तो चौथा ही ऑप्शन होगा। चौथे को चेक कर लेते हैं। देखिए P89 देखिए ऐसा ही है, ठीक। O34 देखिए ठीक है ऐसा ही है। T15 देखिए इस तरीके से ही है, यानी ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ये तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन में बहुत सीधा ऑप्शन दे दिया तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये तरीका जो मैंने बताया मालूम रहेगा तो कैसा भी कुछ भी रहेगा आप सेकेंडों में कर लेंगे। चलिए वेन डायग्राम का बहुत आसान क्वेश्चन आपने किया होगा, ज़रा इसको कीजिए और कमेंट कीजिए।
कह रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले, एक हो गया अलग। दूसरा मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, 3 बंदे की बात हो रही है, तो आप जानते हैं उतने सर्किल ले लेंगे। 18 वर्ष से कम आयु वाले, मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, तो क्या करेंगे इसको दान कर चुके, यानी दान लिख देते हैं इसको। क्लियर है। अब मुझको बताइए कि जो जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, क्या वो वोट देने का अधिकार उनको है? नहीं है, तो उनको अलग कीजिए, हटाइए यहाँ से, बगल साइड में बैठाइए। अब यहाँ पर मतदाता सूची में नामांकित जो व्यक्ति होंगे वही वोट देंगे। सभी मतदाता, देखिए जितने भी जो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में आया था, वो क्या सभी व्यक्ति वोट देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कहीं 60% वोट पड़ता है, कहीं 50% वोट पड़ता है। बहुत व्यक्ति वोट देने ही नहीं जाते, तभी तो ये 50% 60% वोट पड़ रहा है। बाकी वोट हुआ क्या? उनका भी तो सूची में नाम था लेकिन वोट नहीं दिए। देखिए मतदान कर चुके जो व्यक्ति हैं, मतदान कर चुके जो व्यक्ति हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में आया है, तभी तो वो मतदाता या सूची इसको लिख देते हैं। सूची में जिनका नाम था वही मतदान किए हैं, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। लेकिन इसको अगर आप ऐसे सोचते हैं कि सूची में जिनका नाम था उन्होंने मतदान किया, यानी जितने भी सूची में नाम था उन सभी ने मतदान किया? बिल्कुल नहीं किया। आप जानते हैं कि सभी व्यक्ति मतदान नहीं करते, 50% 60% लोग ही मतदान करते हैं, कहीं 70 कहीं 75 कभी कभी 80 चला जाता है। तो ये सोच आपकी गलत हो जाएगी। अंदर जो है सूची वाले को नहीं लेंगे, अंदर जो है मतदान कर चुके व्यक्ति को लेंगे, क्योंकि जितने मतदान किए हुए हैं वो सभी के सभी सूची में शामिल थे, तो सूची वाला जो है बाहर वाला लेंगे। हालांकि इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपकी सोच सही नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि जितना भी सूची में नाम है वो सभी मतदान नहीं करते। और ये यही बता रहा है कि जितना भी सूची में नाम है वो सभी के सभी मतदान कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हाँ, जितना भी मतदान किए हैं उन सभी का सूची में नाम था तभी मतदान किए। ये आपकी सोच बिल्कुल सही है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और 18 वर्ष वाले को अलग रखेंगे। अब ऑप्शन 1 देखिए इज द राइट, यही फिगर सटीक है। नेक्स्ट सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए आप जानते हैं कि कथन होता है, निष्कर्ष होता है, और ऑप्शन दिए रहते हैं। निष्कर्ष सही चेक करेंगे कि कौन सा कथन आपका सही है कौन सा गलत है, उस हिसाब से टिक लगा देते हैं। इसमें हम वेन डायग्राम का ही यूज़ करेंगे अभी, इसीलिए कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन कराने से पहले मैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत ना हो। पहला कथन कह रहा है कि कुछ कमरे पत्थर हैं। क्या कह रहा है कि कुछ कमरे, यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, कमरे हैं, कुछ कमरे कह रहा है, तो कुछ इसमें से हिस्सा लेकर के उसको हम पत्थर बना देंगे। क्या कह रहा है? कुछ कमरे पत्थर हैं, हमने बना दिया। आगे कह रहा है दूसरा, सभी पत्थर रेडियो हैं। अब ये सभी पत्थर की बात कर रहा है, तो जितना भी पत्थर होगा उसको हम क्या करेंगे, रेडियो के अंदर ऐसे डाल देंगे। तो इससे क्या पता चला कि जितने भी पत्थर हैं रेडियो हैं। अब एक चीज़ नोट करेंगे कि पत्थर को अंदर डालने से हमारा कमरा का हिस्सा भी रेडियो के अंदर चला गया, ये वाला हिस्सा रेडियो के अंदर। तो ये दिमाग में अपने नोट कर लीजिएगा, तभी उसी हिसाब से निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ कमरे रेडियो हैं, कुछ कमरे रेडियो, उसी पे क्वेश्चन भी कर दिया, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कमरे का ये हिस्सा रेडियो के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो गया, यानी कि निष्कर्ष 1 राइट है। दूसरा कह रहा है कुछ पत्थर कमरे हैं, कुछ पत्थर कमरे हैं, तो चलिए वो भी तो सही है, कहाँ गलत है। देखिए ये आपका पत्थर और कमरे वाला हिस्सा है, तो जब कुछ कमरे पत्थर कह ही रहा है, तो क्या कुछ पत्थर कमरे हैं? जब कुछ कमरे पत्थर हैं तो क्या कुछ पत्थर कमरे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, डायग्राम भी कह रहा है, तो ये भी सही हो गया, यानी दोनों निष्कर्ष से निकलते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।